नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोला बारूद पार्ट 5। जो तूने कहा है ऐसा कुछ हो भी सकता है। पठानिया का स्वर शांत था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर का नुकसान मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमारा निशाना दौलत पाने का है दौलत राम, और दौलत हासिल करने का तो मेरा भी टारगेट है, परंतु बीच में मेरे भगवान का घर आ रहा है। उसे बिना छेड़े निकलना है। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि भगवान को रौंद कर दौलत तक पहुँचूँ। मेरी आत्मा को यह गवारा नहीं होगा। सुन, मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। दौलत राम, पठानिया का स्वर गंभीर था। मंदिर को नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऐसा कुछ होना चाहता भी नहीं, और अगर गलती से ऐसा कुछ हो जाए तो इस तरफ सोचना भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दौलत राम ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं होगा कहा तो, परंतु हो जाए तो क्या किया जा सकता है? पठानिया, वक्त आने पर ग्रेनेडों का इस्तेमाल तू करेगा नहीं, मैं करूँगा। ठीक तो तू भी सोच ले और मैं भी सोच लेता हूँ। ग्रेनेड मंदिर को टारगेट नहीं करेंगे। मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। माना कि वे मंदिर में पहुँच गए तो कोई दूसरा रास्ता अपना लेंगे। तेरी बात मुझे पसंद नहीं आ रही दौलत राम। पठानिया का स्वर तीखा हो गया। हम यहाँ सिर्फ 70 करोड़ का सोना हासिल करने आए हैं और हर तरफ दुश्मन बिखरे पड़े हैं। ऐसे में मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। दौलत राम ने दांत भींचकर कहा। वह मेरे भगवान का घर है, जो हमें सांसें देता है, खाने को अन्न के दाने देता है, कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है। आज हम अपने लालच की खातिर उसी भगवान को मसल दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे नाजुक वक्त पर पठानिया बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। ना ही उनके पास इतना वक्त था कि बहस करते। कोई और वक्त होता तो पठानिया उसकी बात से कभी सहमत नहीं होता, परंतु इस वक्त वह कोई रगड़ा पैदा नहीं करना चाहता था। उसे दौलत राम अपने इरादे पर दृढ़ता से अड़ा महसूस हो रहा था। ठीक है, नहीं होगा। मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पठानिया ने बात खत्म की। भूलना नहीं, दौलत राम की आवाज़ में चेतावनी थी। पठानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों मंदिर के पीछे का नज़ारा देखने के लिए अंधेरे में छिपते हुए आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले मैटाडोर वैन को पंचम खेड़ा ने झुरमुटों में ढूंढ निकाला। वैन को देखते ही उसका दिल जोरों से उछलने लगा। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात बार बार टकरा रही थी कि इसके भीतर 70 करोड़ का सोना है, जो कि उसका है। लेकिन मजूमदार, सुनील मजूमदार, 35 करोड़ का हकदार वह भी तो है। नहीं, वह 35 करोड़ उसे नहीं देगा। इतनी बड़ी रकम देने का क्या मतलब? 2-4 करोड़ लेगा तो ठीक, नहीं तो कुएं में जाए। ज़्यादा चूं चूं करेगा तो साले को भून कर रख दूंगा। पल भर में ही खेड़ा ने 50 बातें सोच डाली। उसके जहन में हर कोई निकल गया था। सिर पर खड़े खतरे तक का उसे एहसास नहीं रहा था। कदमों की मध्यम सी आवाज़ सुनकर रिवॉल्वर लिए वह चौंक कर पलटा। आने वाला मजूमदार था। वह भी चमक भरी निगाहों से वैन को देख रहा था। क्या देखता है? खेड़ा जैसे पागलों की तरह हंसा। मिल गई खेड़ा। मजूमदार का स्वर कांप उठा। वैन मिल गई? वह तो मुझे भी नजर आ रही है। खेड़ा हंसी रहा था। मजे ही मजे हैं अब। 12 वाली बात हो गई है। इसमें 70 करोड़ का सोना है पंचम खेड़ा। अब वह हमारा है। मजूमदार ने रिवॉल्वर की पकड़ मजबूत करके आसपास देखा। खेड़ा, आसपास खतरा है। यहाँ कविता है, शिखा है, सिकंदरा नाथ है। कोई भी हमारे लिए मुसीबत बनकर खड़ा हो सकता है। वैन को यहाँ से ले जाना कठिन है। वह हमें ले जाने नहीं देंगे, मजूमदार बोला। खेड़ा के चेहरे के भाव बदले, दांत भींच गए। लेकिन मैं कभी पसंद नहीं करूँगा कि सोना हमारे हाथ से निकले, और वे लोग भी कभी पसंद नहीं करेंगे सोना हम ले जाए। मजूमदार और खेड़ा की आंखें मिली। दोनों की आंखों में दरिंदगी के भाव मचल रहे थे। मेरे ख्याल में हम कविता की निगाह में अवश्य होंगे। वह सोने के प्रति लापरवाह नहीं रहने वाली। वह अवश्य हमें देख रही होगी। शायद हम उसके रिवॉल्वर के निशाने पर भी हो सकते हैं, मजूमदार ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो। मजूमदार की बात पर खेड़ा गुर्राकर बोला और सतर्क अंदाज में अंधेरे में निगाहें दौड़ाने लगा। वास्तव में कविता ने इस समय हमें अपने निशाने पर रखा होगा। कहने के पश्चात वह अपनी जगह से हिला और वैन के पिछले वाले हिस्से में गया। वैन के दरवाजे पर मोटा सा ताला लटक रहा था। खेड़ा वापस आया। वैन पर ताला है। ताला बाद में खुल जाएगा। पहले वैन को यहाँ से निकाल ले जाने की सोचो। वैन की चाबी?
गाड़ी में तो होने से रही, वह तो कविता के पास ही होगी। कहने के साथ ही मजूमदार ने वैन का दरवाजा खोला और भीतर हाथ मारकर चाबी न पाकर पलटा। नहीं है चाबी। खेड़ा के दांत पिच गए। अगर मैंने अब तक अपने आदमियों को बुला लिया होता तो बाजी हमारे हाथ में होती। मजूमदार को लगा खेड़ा ठीक कह रहा है, लेकिन अब इन बातों को सोचने का वक्त नहीं था। जो सामने था, जैसे हालात थे, उसी के मुताबिक चलना था। सिर्फ यह सोचो वैन को यहाँ से कैसे निकाले। मजूमदार को वैन के पास काफ़ी खतरा लग रहा था। तुम बोलो। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। चाबी नहीं है तो वैन तब भी स्टार्ट हो जाएगी। यह जिम्मेदारी मेरी रही, परंतु कविता हमें वैन को गियर में डालने का भी मौका नहीं देगी, उड़ा देगी हमें। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह हमें इस समय निशाने पर रखे हुए होगी। तुम्हारा मतलब कि अब हम कुछ नहीं कर सकते? खेड़ा की आवाज़ में दरिंदगी भर आई। हम लोगों की पोजीशन ऐसी है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बकवास मत कर, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम खेड़ा, सोने को सामने पाकर होश मत गंवा। खतरे को महसूस कर, अपनी जान भी बचानी है हमें। अगर कविता के निशान पर हम होते तो अब तक वह हमें उड़ा चुकी होती। सुनील मजूमदार ने होठ भींच लिए। निगाहें घूमने लगी, परंतु चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया। रिवॉल्वर थामे हर तरह की स्थिति के लिए वह तैयार था। मजूमदार, स्टार्ट कर, वैन स्टार्ट कर। क्या? मैंने कहा वैन स्टार्ट कर। लेकिन मैंने कहा स्टार्ट कर। उससे क्या फ़ायदा? वैन यहाँ से ले चलेंगे। वह ले जाने देगी? मजूमदार ने खतरनाक स्वर में कहा। नहीं ले जाने देगी तो यहाँ खड़े होकर हम क्या कर रहे हैं? पंचम खेड़ा ने वहशी स्वर में कहा। क्या वह हमें इस तरह वैन के पास ज़्यादा देर खड़े होने देगी? किसी भी पल गोली से उड़ा देगी। खेड़ा ठीक कह रहा था। तो उसने अब तक क्यों नहीं उड़ाया? वह हमें देखते हुए क्या कर रही है? क्या कर रही है यह तो भगवान ही जाने, परंतु वह जो भी कर रही है ज़्यादा देर नहीं करती रहेगी। हो सकता है कि उसके रिवॉल्वर का ट्रिगर अटक गया हो और अब तक उसे उसने ठीक भी कर लिया हो। मजूमदार ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता खेड़ा की बात से वह सहमत था कि इस तरह वैन के पास खड़े होकर मौत का इंतजार करने से बेहतर था कि वैन को यहाँ से ले जाने की चेष्टा की जाए। खतरा तो है ही। कविता जहाँ भी है उसने उन्हें उड़ाने की चेष्टा तो करनी ही है। अब उन्हें निशाना नहीं बना रही है तो कुछ देर बाद बनाएगी। फिर वह बेकार में क्यों खड़े हैं? खेड़ा, आसपास नज़र रख, मजूमदार ने खूंखार स्वर में कहा। और तू? मैं वैन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वैन की चाबी? मेरे पास छल्ले में कुछ चाबियाँ हैं। उनमें 2 ऐसी कमाल की चाबियाँ हैं जो ऐसे वक्त में काम आती हैं। तो यूँ कहना मास्टर चाबी रखता है अपने पास। शुरू हो जा। आसपास का मामला तू संभालना, फिक्र मत कर। सुनील मजूमदार ने वैन के खुले दरवाजे के भीतर प्रवेश किया और स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। रिवॉल्वर को गोदी में रखकर जेब से चाबियों का छल्ला निकाला और उसमें से मास्टर चाबी छांटकर इग्निशन में फंसाकर वैन स्टार्ट करने की चेष्टा करने लगा। वह सतर्क था, सावधान था। पेड़ों की पत्तियों और पेड़ों के बीच में वैन छिपी होने के कारण सामने वाले शीशे से उसे बहुत कम नज़ारा स्पष्ट नजर आ रहा था। मजूमदार कोशिश कर रहा था। वैन के इंजन की आवाज़ रह रहकर वातावरण में गूंज रही थी। क्या हुआ? खेड़ा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। होना क्या है? चुप रह, मजूमदार झल्लाया। वैन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? खेड़ा गुर्राया। तेरे बाप का इंजन ठंडा है। मजूमदार भी गुर्रा उठा। खड़े देर हो चुकी है, इंजन गर्म होने दे, जल्दी कर साला। मजूमदार दांत भींचकर गुर्राया। 2 मिनट शांति नहीं रख सकता? वह तेरी माँ जो रिवॉल्वर लिए यहीं कहीं है और कभी भी हमें शूट कर सकती है, उसे कह शांति रखे। खेड़ा ने धड़कते स्वर में कहा। यहाँ मैं खुले में अनदेखे निशाने पर हूँ और तू शांति रखने को कह रहा है? जल्दी कर जल्दी, कहीं उसका रट का ट्रिगर ठीक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दांत भींचे मजूमदार वैन स्टार्ट करने की चेष्टा करता रहा। पेट्रोल है कि नहीं चेक किया? मजूमदार ने पेट्रोल का इंडिकेशन देखा। पेट्रोल था, काफ़ी था। चिंता की कोई बात नहीं थी। अब इंजन की आवाज़ में बदलाव आ गया था। वह कभी भी स्टार्ट हो सकता था। तभी फायर की तेज आवाज़ गूंजी। पंचम खेड़ा के शरीर को तीव्र झटका लगा। गोली उसके जिस्म में प्रवेश कर गई थी। हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर छिटक कर जाने कहाँ जा गिरी थी। उस गहन अंधेरे में भी गोली चलाने वाले का निशाना नहीं चूका था। खेड़ा के होठों से दर्द भरी चीख निकली।
गोली लगते और खास तौर से रिवॉल्वर हाथ से जाते देखकर वह दहशत से भर उठा था। गोली कहाँ लगी है इसका भी उसे ध्यान नहीं था। वह पलटा और जान बचाने के लिए अंधेरे में ही एक तरफ भाग निकला। सीधी दिशा में 30-35 गज ही आगे भागा होगा कि कठिनता से उसने अपने कदमों को रोका। अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी में भी उसने पहचान लिया था कि सिर्फ 3 फीट आगे खाई है। अंधेरे में वह समझ नहीं पाया कि खाई कितनी गहरी है। तभी उसके दिल में दर्द हुआ। उसने छाती में हाथ रखा। तब उसे महसूस हुआ कि गोली उसकी छाती पर दिल के करीब आ लगी है और अब वहां से दर्द उठना शुरू हो गया था। पंचम खेड़ा का चेहरा ज्वालामुखी की तरह तप रहा था। चेहरे पर अजीब से भाव थे। वह खतरनाक गैंगस्टर था। भय क्या था उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। सिर्फ मारना तो सीखा था उसने। मौत होती क्या है इससे वह अभी तक पूरी तरह अनजान था, परंतु दिल के करीब गोली लगने के कारण वह मौत के आतंक में घिर चुका था। मौत क्या होती है, जान कैसे जाती है, इसका उसे कुछ कुछ एहसास हो गया था। परंतु पंचम खेड़ा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह हौसलामंद था। अब तक उसे खुद पर पूरा भरोसा था, परंतु मस्तिष्क में यह बात बार बार कौंध रही थी कि कुतिया ने उसे निशाना बना ही डाला। शायद उसकी जान ले ही ली थी। खेड़ा की रिवॉल्वर छूट गई थी। अगर रिवॉल्वर पास में मौजूद होती तो वह भागने वालों में से नहीं था, कविता को उड़ाकर रख देता। इस समय उसे एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि खुद को कहीं अंधेरे में छिपा ले। खेड़ा पलटा दूसरी तरफ भागने के लिए। तभी एक और फायर हुआ। गोली खेड़ा के बदन में प्रवेश कर गई। खेड़ा के जिस्म को बेहद तीव्र झटका लगा। उसने खुद को संभालना चाहा, परंतु लाख चेष्टा के पश्चात भी खुद को संभाल न सका। जिस तरह वह खड़ा था, खाई की तरफ पीठ किए उसी मुद्रा में पीठ के बल खाई में गिरता चला गया। उसकी तेज चीख वहां गूंजती चली गई। उसके बाद सन्नाटा छा गया, मौत के बाद की खामोशी। अब जंग के मैदान में खेड़ा नहीं था, पंचम खेड़ा नहीं था। सुनील मजूमदार हक्का बक्का सा स्टीयरिंग सीट पर बैठा रह गया था। फायर की आवाज, खेड़ा की चीख और उसका इस तरह भागना साबित करता था कि गोली उसे तगड़ी जगह लगी है। खेड़ा की रिवॉल्वर के गिरने का एहसास भी उसे हो गया था। वैन स्टार्ट करना तो वह भूल गया था। खेड़ा का हाल देखकर उसे सब कुछ बिखरता सा नजर आने लगा था। खुद को एकाएक उसने अकेला और मौत के मुंह में खड़ा महसूस किया। इसमें कोई शक नहीं कि कविता ने वास्तव में बहुत बढ़िया निशाना बांधा था, वरना इस अंधेरे में ऐसा सही निशाना लगाना बच्चों का खेल नहीं था। सुनील मजूमदार को अपनी फिक्र होने लगी। वैन में मौजूद होने के कारण वह खुद को चूहेदान में फंसा महसूस करने लगा था। अगर बाहर निकलता है तो अंधेरे में गोली उसे भी आ लगेगी, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कविता ने कहाँ किस तरफ पोजीशन ले रखी है। और अगर बाहर नहीं निकलता, वैन में रहता है, तो कब तक रह सकेगा वैन में? कभी तो उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। मजूमदार ने वैन स्टार्ट करना छोड़कर रिवॉल्वर को उंगलियों में जकड़ लिया। चेहरे पर दृढ़तापूर्ण खतरनाक भाव नाच रहे थे। अब मेटाडोर वैन को स्टार्ट करके यहाँ से जाना कठिन था। खेड़ा के करीब न होने के कारण उसकी ताकत आधी होकर रह गई थी। तभी उसके कानों में फायर की आवाज पुनः पड़ी, साथ ही खेड़ा की चीख। उसके बाद एकाएक शांति छा गई। सुनील मजूमदार के दांत सख्ती से भिज गए, आंखें दहक उठी। खेड़ा की चीख एकाएक जिस तरह शांत हुई थी, उससे वह समझ गया था कि खेड़ा हमेशा के लिए गया। मजूमदार ने खेड़ा की फिक्र छोड़ी और अपनी स्थिति पर ध्यान दिया। वैन से बाहर निकलना मौत को दावत देना था। कविता ने उसे फौरन उड़ा देना था। वह रिवॉल्वर लिए वैन की सीट पर ही दुबक गया, इस इरादे के साथ कि वैन से बाहर नहीं निकलेगा और कविता आखिर थक हार कर कभी तो वैन के करीब आएगी। उस वक्त उसे शूट करने का सबसे बढ़िया मौका होगा। अपने बचाव का उसे एकमात्र यही रास्ता नजर आया था। फायर की आवाज होते ही शिखा मेहता उछलकर खड़ी हो गई। हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। आंखों में एकाएक खतरनाक भाव उजागर हो गए थे। आवाज सुनते ही वह समझ गई कि फायर मंदिर के पिछवाड़े हुआ है। निगाहें मंदिर के पिछवाड़े के दरवाजे पर जा टिकी। गोली की आवाज से सिकंदरानाथ का चेहरा फक सा पड़ गया था। कई पलों तक तो वह समझ ही नहीं पाया कि वह धमाका किस चीज का है। वह मूर्ति की तरह वैसे ही बैठा रह गया। फिर जब उसे होश आया तो वह फौरन खड़ा हो गया। जीभ सूखे होठों पर फेरने लगा। क्या हुआ? सिकंदरानाथ के होठों से निकला। शिखा ने तीखी निगाहों से उसे देखा। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फायर हुआ है, शिखा ने खतरनाक स्वर में कहा। फायर?
तुम्हारा मतलब गोली चली है? सिकंदरानाथ खुद पर काबू पाने की चेष्टा करने लगा। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मस्तिष्क बाहर की तरफ था। कैसा जमाना आ गया है? सिकंदरानाथ के होठों से निकला। मंदिर में गोलीबारी? शिखा ने खा जाने वाली निगाहों से सिकंदरानाथ को देखा। हाँ, मंदिर में गोलीबारी, शिखा ने होठ भींचकर कहा। उसका दिल कह रहा था कि ड्रामेबाज सिकंदरानाथ का भेजा उड़ा दे। साला अभी भी ड्रामा करने से बाज नहीं आ रहा। तुम्हारे वह पहचान वाले, क्या नाम है, सुनील मजूमदार और उसका साथी चले गए थे? चले गए थे। शिखा ने खुद पर किसी तरह काबू पाया। तो फिर मंदिर में कौन है गोली चलाने वाला? किस पर चलाएगा? तुम बताओ, मंदिर में कौन है? कोई भी नहीं, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं, परंतु गोली का शोर जाहिर करता है कि मंदिर में कोई है। शिखा कुछ कहने ही वाली थी कि पुनः फायर की आवाज़ गूंजी। इस बार उन दोनों ने फायर की आवाज़ के साथ चीख भी सुनी, मध्यम सी मर्दाना चीख। शिखा मन ही मन चौंकी। वह जानती थी कि खेड़ा और मजूमदार हरकत में आ चुके हैं, तभी फायर हुआ है, परंतु मर्दाना चीख का मतलब उसे समझ नहीं आया। उसके होठ भींच गए। पीछे की तरफ से बाहर निकलना खतरनाक था। वह मंदिर के सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो? सिकंदरानाथ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया। रिवॉल्वर थामे खतरनाक मुद्रा में वह बाहर निकल चुकी थी। हो गया मामला शुरू। दौलत राम की आवाज़ पठानिया के कानों में पड़ी। दोनों एक तरफ हटकर अंधेरे में निगाहें गड़ाए हुए थे। यह जुदा बात थी कि उन्हें खास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, पठानिया धीमे किंतु सतर्क स्वर में बोला। मजूमदार और खेड़ा ने वैन ढूंढकर उसकी तरफ बढ़ने की चेष्टा की होगी और कविता ने उन्हें निशाना बना लिया होगा। चीख सुनी थी? हाँ। कहीं दोनों में से एक चला तो नहीं गया? कह नहीं सकता। वैसे इतने अंधेरे में सटीक निशाना लगाना बेहद कठिन काम है। कुछ पलों बाद दूसरे फायर की आवाज़ और चीख उनके कानों में पड़ी। लगता है अब किसी का काम हो गया है। यह खेड़ा मजूमदार में से किसी की चीख हो सकती है। पठानिया खामोश रहा। आगे बढ़े? क्यों? कुछ नज़दीक से माहौल का जायजा लेते हैं। तू जा, मैं यहीं पर ठीक हूँ, पठानिया ने कड़वे स्वर में कहा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। दौलत राम गहरी सांस लेकर रह गया। अभी तो खेल शुरू हुआ है, खत्म भी हो लेने दे। बीच में जाने की हमें ज़रूरत नहीं, तब तक ज़रूरत नहीं जब तक वैन अपनी जगह से हिलती नहीं। और ध्यान रख, मुझे विश्वास है कि वैन उन पेड़ों के झुरमुटों के बीच में है, क्योंकि उसके अलावा वैन को छिपाने की कोई जगह नहीं है। पठानिया और दौलत राम अपनी जगह पर सतर्कता से खड़े रहे। कविता देसाई इस वक्त सुरक्षित आड़ में मौजूद थी। हाथ में रिवॉल्वर थाम रखा था। कब से वह पंचम खेड़ा और सुनील मजूमदार की हरकतें देख रही थी। दोनों पेड़ों के झुरमुट में मेटाडोर वैन के करीब थे और उसके रिवॉल्वर के निशाने पर थे। जब भी चाहे इस अंधेरे में भी उन दोनों को गोली से उड़ा सकती थी। निशाना सीधा था और वैसे भी उसे अपनी निशानेबाजी पर पूरा भरोसा था। उसे मालूम था कि वह बेशक वैन के पास मंडराते रहे, परंतु रात के इस गहरे अंधेरे में वैन के दरवाजे पर लगा मोटा ताला खोल नहीं सकेंगे। कविता देसाई जानबूझकर उन्हें ढील दे रही थी कि जिंदगी के कुछ पल और जी लें। वैसे उसे पूरा विश्वास था कि शंकर नाग कभी भी उनमें से किसी एक को निशाने पर लेकर शूट कर सकता है। तब फौरन उसे बचे दूसरे को निशाना बनाना पड़ेगा। वह तैयार थी, हर तरह के हालात और स्थिति के लिए तैयार थी, और इस बात का तो उसे पूरा भरोसा था कि खेड़ा और मजूमदार उससे बचकर अब उसकी रिवॉल्वर की जद से बाहर नहीं जा सकेंगे। 70 करोड़ के सोने का सवाल था। इन दोनों के जिंदा रहते वह सोने को पा नहीं सकेगी, और इन्हें उड़ा देने का खतरनाक निश्चय वह कब से कर चुकी थी। इन सब बातों के साथ ही उसे शिखा और सिकंदरानाथ का भी ख्याल था, जो कि सोने को हासिल करने की खात में थे और कभी भी उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे। अगर वह अकेली होती तो काफ़ी हद तक टूट चुकी होती, परंतु अब शंकर नाग के साथ होने पर उसका हौसला पुनः बरकरार सा होने लगा था। अगले ही पल कविता देसाई चौंकी। मेटाडोर वैन स्टार्ट किए जाने की चेष्टा को उसने महसूस कर लिया था। रह रहकर इंजन की गूंजने वाली आवाज़ को उसने महसूस कर लिया था। कविता के होठ सख्ती से भिज गए। बरबस ही उसका हाथ अपने कपड़ों में गया। वहाँ वैन की और वैन के पीछे लगे ताले की चाबी मौजूद थी। जाहिर था किसी दूसरी चाबी से वैन को स्टार्ट करने की चेष्टा की जा रही थी। वैन कभी भी स्टार्ट हो सकती थी, और वैन का पेड़ों के उन झुरमुटों से निकलना खतरनाक था। सोने से लदी वैन वे लोग नहीं ले जा सकेंगे।
इसका तो उसे पूरा यकीन था। वैन के टायर को वह गोली से बर्स्ट कर सकती थी, परंतु ऐसा करने से उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। वैन में स्पेयर स्टेपनी भी है या नहीं, यह उसे नहीं मालूम था। कविता देसाई ने रिवॉल्वर को सीधा किया। वैन स्टार्ट करके अपनी जगह से हिल सकती थी, जो कि ठीक नहीं था। अब उसने भी हरकत में आने का इरादा कर लिया था। ठीक उसी पल वातावरण में फायर की एक तेज आवाज गूंजी। चीख के साथ कविता के कानों में किसी के भागने की आवाज पड़ी। वह हक्की बक्की सी रह गई थी और भागने वाले को देखती रही, जो कि अंधेरे में काला साया लग रहा था, परंतु उसने पहचान लिया था, भागने वाला मजूमदार नहीं, पंचम खेड़ा है। कई पलों तक उसकी मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। कारण था कि शंकर नाग दूसरी तरफ आड़ में मौजूद था। उसे अच्छी तरह मालूम था शंकर नाग ने ना तो अपनी जगह बदली थी और ना ही बदल सकता था, क्योंकि ऐसे मौके पर कोई हरकत करना ठीक नहीं था, और जबकि फायर अन्य दिशा से किया गया था। तो क्या गोली सिकंदरानाथ ने चलाई है? कविता देसाई की समझ में कुछ नहीं आया। फिर खेड़ा पर दूसरा फायर और उसके खाई में गिरने का एहसास हुआ। कविता देसाई समझ गई कि खेड़ा गया, अब सिर्फ मजूमदार बचा था। वैन स्टार्ट किए जाने की चेष्टा अब रुक गई थी। जो कुछ भी कुछ हुआ था वह उसके हक में ही था। उससे निपटता बात की बात थी। कविता की पहली निगाह पेड़ों के झुरमुटों में वैन पर ही टिकी हुई थी, जो कि ना के बराबर ही उसे नजर आ रही थी, परंतु वहां पर वैन की मौजूदगी का एहसास था उसे। कभी कभार वह उस पर भी निगाह मार लेती थी, जिधर शंकर नाग था, या फिर उधर भी जहां से फायर किया गया था। वह सोच चुकी थी कि उसे अपनी जगह पर ही रहना है, कोई हरकत नहीं करनी है। जिसने खेड़ा पर गोली चलाकर मौत के खेल की शुरुआत की है, वही मजूमदार से निपटेगा। जाहिर है यकीनन निपटेगा, और उसे ठीक मौके की तलाश में जो बचेगा उसकी घात में रहना है। रिवॉल्वर थामे कविता देसाई निश्चिंत, सतर्क और खूंखार मुद्रा में खड़ी थी। उसकी खूनी खा जाने वाली निगाह अंधेरे को भेद कर जैसे हालात को पूरी तरह जानने का प्रयास कर रही थी। अभी मिनट भर भी ना बीता होगा कि उसकी गर्दन पर ठंडे लोहे का स्पर्श हुआ। एकाएक वह जोरों से कांपी, सिर से पांव तक सिहर उठी। सोचने समझने की जरूरत ही नहीं थी। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि गर्दन पर स्पर्श करने वाला ठंडा लोहा और कुछ नहीं, रिवॉल्वर की नाल है। मतलब कि उसके पीछे शिखा या सिकंदरानाथ है। दोनों आपस में मिल गए होंगे। एक वैन पर निगाह रखे होगा और दूसरा उसके पीछे खड़ा है। कविता देसाई के होंठ भींच गए। रिवॉल्वर पर उंगलियों की गिरफ्त सख्त हो गई। तभी उसके कानों में मर्दानी कठोर आवाज पड़ी, तुम्हारे हाथ में क्या है? कविता देसाई के जहन को झटका लगा। ठक्कर बाबा! अगले ही पल उसके जिस्म में चींटियां सी रेंगने लगी। शंकर नाग ने बताया था कि ठक्कर बाबा और कोई नहीं, देवराज चौहान जैसी अंडरवर्ल्ड की खतरनाक शख्सियत है, और जो स्वर अभी अभी उसके कानों में पड़ा था वह ठक्कर बाबा यानी देवराज चौहान का ही था। आर्म्स प्रूफ रूम में ड्यूटी के दौरान वह आवाज़ तो उसने कई बार सुनी थी। खुद को देवराज चौहान के घेरे में पाकर कविता देसाई की हालत बुरी होने लगी थी। वह आश्चर्य में थी कि देवराज चौहान कब उसके पीछे आ पहुंचा। उसका उसे एहसास भी न हो पाया था। मैंने पूछा है तुम्हारे हाथ में क्या है? इस बार देवराज चौहान के स्वर में दरिंदगी का पुट था। रिवॉल्वर! घबराहट और क्रोध से कविता देसाई के होंठ भींचे हुए थे। ट्रिगर पर से उंगली हटाकर मुझे बताओ। देवराज चौहान का स्वर पहले जैसा ही था। हटा ली। कविता अब खुद पर काबू पाने का प्रयत्न करने लगी थी। रिवॉल्वर को नाल से पकड़ो और कंधे के ऊपर से मुझे दो। कविता देसाई ने ऐसा ही किया। देवराज चौहान ने उसकी रिवॉल्वर थामकर अपनी जेब के हवाले की। इस दौरान वह रिवॉल्वर की नाल कविता देसाई के गले से लगाए रहा था। मुझे जानती हो? देवराज चौहान का स्वर सख्त और गुर्राहट से भरा हुआ था। हाँ, पहचान लिया है मैंने। तुम ठक्कर बाबा यानी कि देवराज चौहान हो। कविता ने अपने स्वर पर कंट्रोल करके कहा। वह अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। इन दोनों के अलावा मैं एक और भी हूँ। क्या? वह इंसान जिसे तुमने वैन के नीचे कुचलने की पूरी चेष्टा की थी। कविता देसाई का दिल जोरों से धड़का। हाँ, लेकिन तब मैं तुम्हें ठक्कर बाबा की हैसियत से जानती थी, देवराज चौहान की हैसियत से नहीं। अगर देवराज चौहान की हैसियत से जानती होती तो तब शायद मैं तुम्हारी बगल से निकल जाती, तुम्हें वैन के नीचे दबाने की चेष्टा न करती। कविता देसाई का लहजा अब स्थिर होता जा रहा था। जो कुछ भी मैंने किया अनजाने में किया।
जैसे कि अनजाने में तुम 70 करोड़ के सोने से भरी वैन ले उड़ी। यह तो मौका हाथ लग गया था, वरना ऐसा करने का मेरा इरादा और हौसला कुछ भी न था। नहीं था, तब भी इतना बड़ा काम कर डाला। इसी से तुम्हारी फितरत का अंदाजा होता है। खूंखार सबर हो गया था देवराज चौहान का। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने बेवजह मेरी जान लेने की चेष्टा की। मैंने कहा तो है कि मैं नहीं जानता तुमने क्या कहा। मैं इतना जानता हूँ कि तुमने बिना वजह मुझे मारना चाहो, और ऐसों को छोड़ देना मेरी आदतों में शुमार नहीं। देवराज चौहान की आवाज़ में दरिंदगी भर आई थी। लेकिन तुम्हारी जान लेने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तब तुम्हें देवराज चौहान होने की अपेक्षा ठक्कर बाबा होने का एहसास था। हो सकता है मेरा ये सोचना शायद तुम्हारी जान बख्शी करवा जाए, क्योंकि बेकार का खून खराबा मुझे पसंद नहीं। कविता देसाई कुछ नहीं बोली। उसे अपनी जान बसती नजर आने लगी। तुम्हारे बारे में फैसला बाद में करूँगा। वैन सामने पेड़ों में झुरमुट में है। हाँ, मुझे मत मानना देवराज चौहान, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। मेरे से अनजाने में यह बात बाद में करेंगे। कविता देसाई ने मुंह बंद कर लिया। वैन में अब एक ही है। हाँ, शायद मजूमदार, जिसे 2 गोलियां लगी और खाई में गिरा वह खेड़ा था। कहने के पश्चात कविता देसाई पल भर के लिए हिचकी और फिर बोली, खेड़ा को तुमने शूट किया है? हाँ, देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। मैं बहुत देर से तुम लोगों की हरकतों को नोट कर रहा था, परंतु मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। अभी वक्त नहीं आया था। मुझे सिर्फ वैन में पड़ा सोना चाहिए था, और जब वे लोग वैन को ले जाने के लिए स्टार्ट करने लगे तो मुझे सामने आना ही पड़ा। तुम और तुम्हारे साथी पर तो कब से मेरी निगाह थी। मैं तो सोच रहा था कि कहीं खेड़ा मजूमदार पर तुम ही फायर न कर दो। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कविता देसाई ने खुलने की चेष्टा की। फालतू सवाल नहीं, देवराज चौहान गुर्राया। कविता देसाई समझ गई कि देवराज चौहान उसे लिफ्ट नहीं देगा। इन सब बातों के बीच देवराज चौहान और कविता देसाई की निगाह पेड़ों की झुरमुट की तरफ ही लगी थी, जहाँ बिल्कुल शांति थी, जरा सी भी हलचल नहीं थी। वे जान चुके थे कि मजूमदार वैन या उसके करीब ही कहीं दबा पड़ा था। इस समय उसे अपनी जान बचाना सबसे जरूरी लग रहा होगा। कविता देसाई की गर्दन पर अभी तक रिवॉल्वर की नाल टिकी थी, जो कि पहले ठंडी थी, परंतु गर्दन की रगड़ से नाल में अब गर्माहट आ गई थी। देवराज चौहान कविता देसाई के प्रति बहुत सतर्क था। वह महसूस कर चुका था कि यह बहुत शातिर और खतरनाक औरत है। अगर इसे मौका मिला तो कुछ करने से पीछे नहीं हटेगी। वह चाहता तो कविता को हमेशा के लिए ठंडा कर सकता था, परंतु बिना वजह किसी की जान लेने के हक में वह नहीं था। इसी कारण कविता सलामत थी। तुम्हारे कपड़ों में और कौन सा हथियार है? देवराज चौहान ने पूछा। कोई नहीं। अगर निकला तो वह तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, देवराज चौहान ने चेतावनी दी। नहीं है, कविता देसाई ने कहा। अब रिवॉल्वर हटा लो ताकि मैं पलट सकूं। कोई ज़रूरत नहीं है पलटने की, इसी तरह खड़ी रहो, देवराज चौहान ने गुर्राकर कहा और गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ाया। कविता को पुनः खतरे का एहसास होने लगा। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अभी मुझसे तुमसे बात करनी है। कोई चालाकी अपने दिमाग में भी लाने की चेष्टा मत करना। कविता देसाई कुछ नहीं बोली। तभी पीछे किसी के आने की आहट हुई। कदमों की पदचाप। कविता देसाई ने हड़बड़ाकर पलटना चाहा। हिलो मत। देवराज चौहान का मौत से भरा स्वर सुनकर वह जड़ सी वैसी की वैसी ही रह गई। आने वाला जयंत कुमार था, जिसने रिवॉल्वर से शंकर नाग को कवर कर रखा था। अंधेरे में भी शंकर नाग की चमकती आंखों में बेचैनी की लहरें दौड़ती स्पष्ट नजर आ रही थी। अभी तक जयंत ने उससे कोई बात नहीं की थी। वह परेशान और घबराहट में था कि उसे कवर करने वाला कौन है। बदन से टकराती रिवॉल्वर की नाल के कारण रह रहकर उसके जिस्म में भय से भरी झुरझुरी दौड़ रही थी। कौन हो तुम? देवराज चौहान की आवाज़ बेहद कठोर थी। शंकर नाग, अपने बारे में बोलो। चोर हूँ। चोर? देवराज चौहान ने उसे घूरा। इस मामले में कैसे आ फंसे? शंकर नाग ने कम शब्दों में जल्दी से सारी की सारी बात बता दी। देवराज चौहान ने शंकर नाग की सारी स्थिति समझी। जयंत, इसके पास कोई हथियार था? हाँ, रिवॉल्वर थी, वह मैंने ले ली है और कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है। तुम लोग कौन हो? साथ ही उसने कविता को देख लिया। क्यों कविता, ये लोग कौन है? यह, जयंत ने कड़वे स्वर में कहा, तुम्हारा बाप देवराज चौहान है। जयंत के शब्द सुनते ही
शंकर नाग ठंडा पड़ गया, होठ जुबान बंद। भय की आंधी सिर से पांव तक दौड़ती चली गई। उसके बाद उसके पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं था। कविता और शंकर नाग रिवॉल्वरों के साए में थे, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कविता तो वैसे भी इस समय कुछ करने का इरादा नहीं रखती थी। वह जानती थी कि बाजी देवराज चौहान की तरफ सरकती जा रही थी और दूध पीकर वह तभी देवराज चौहान को डस सकती थी जब बगल में बैठकर छुरी चला सकती थी। इसलिए यह वक्त शराफत के साथ बिता देना वह जरूरी समझ रही थी और खुद को शराफत की पुतली बनी ही दर्शा रही थी। देवराज चौहान और कविता की निगाहें बराबर पेड़ों के झुरमुटों की तरफ लगी थी जहां वैन थी। काफी देर से शांति पाकर दौलत राम झल्लाकर कह उठा, साली इतनी देर हो गई, दोबारा आतिशबाजी नहीं छूटी। आतिशबाजी? पठानिया के स्वर में असमंजस के भाव गए। मेरा मतलब है गोला बारूद के धमाके। अभी एक फायर हुआ था, शोला चमका था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। फायर का किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मुझे हल्की सी चीख जैसा स्वर सुनाई दिया था। चीख? हाँ, मतलब कि गोली लगी है किसी को। दौलत राम के होंठ भिज गए। ख्याल तो ऐसा ही है। तो फिर यह गोली कविता देसाई ने चलाई है और खेड़ा मजूमदार में से किसी एक को लगी है। पठानिया ने शांति से सिर हिलाया और ग्रेनेड वाले एयर बैग को संभाला। मेरा भी यही ख्याल है। यहाँ से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दौलत राम के स्वर में बेचैनी थी। तो दौलत राम ने अंधेरे में निगाहें उठाकर उसे देखा। मेरे ख्याल में यहाँ से कुछ आगे बढ़ा जाए। नहीं, आगे भारी खतरा है। अभी आगे बढ़ने का वक्त नहीं आया। पहले आने वालों को फैसला करने दो। उठ, हम आगे चलेंगे, दौलत राम निर्णायक स्वर में बोला। दौलत राम के बार बार कहने पर पठानिया ने उसे देखा। बेवकूफ़ी मत कर। मैं जाऊं? मरेगा। एक राउंड लेकर आता हूं, देखो तो सही कि क्या हो रहा है, दौलत राम ने कहा। देखने देखने में ही कोई गोली तुम्हें लग सकती है। मुझे अपनी जान प्यारी है, इतनी आसानी से आगे फैले मौत के घेरे में कदम नहीं रखने वाला। कितनी देर में आएगा? 10-15 मिनट में। ठीक है, जा, सावधानी से, जिंदा वापस आ जाना, जल्दी आना। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा। नहीं तो तू क्या करेगा? ग्रेनेड का इस्तेमाल। जो मर्जी करना, परंतु ध्यान रहे मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। दौलत राम का स्वर सख्त हो गया। पठानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दौलत राम अपनी जगह से हिला और सावधानी से अंधेरे में खो गया। सतर्क सा पठानिया ग्रेनेडों के एयर बैग के साथ वहीं जमा रहा। शिखा मेहता पुजारी सिकंदरानाथ को मंदिर के उसी इलाके में छोड़कर मुख्य द्वार से बाहर निकली और दबे पांव मंदिर की दीवार के साथ घूमती हुई मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंची। हाथ में रिवॉल्वर दबी थी और सावधान खतरनाक मुद्रा में थी वह। अपनी सांस की आवाज़ भी जोर से न उठने दे रही थी। इस बीच उसने दूसरे फायर की आवाज़ और चीख सुनी थी। इस चीख को सुनकर उसके जेहन को तीव्र झटका लगा था और मर्द यहाँ पर उसकी निगाह में 3 थे, सिकंदरानाथ, खेड़ा और मजूमदार। सिकंदरानाथ को वह भीतर छोड़कर आई थी। बचे मजूमदार और खेड़ा, यानी कि इन दोनों में से एक। तो फायर करने वाली कविता है। शिखा मेहता के होठ कस गए। तरह तरह के अंदेशे उसके मस्तिष्क में जन्म लेने लगे। अगर कविता ही फायर करने वाली थी और चीखने वाला मजूमदार था, खेड़ा था, तो खेल काफ़ी हद तक खराब हो गया था। सोने में से कुछ भी हासिल हो पाना कठिन हो गया था। शिखा ने पल भर में ही फैसला किया कि अगर हालात यही हैं तो उसे सामने आना ही होगा, वरना 70 करोड़ का सोना उससे इतनी दूर हो जाएगा कि वह मात्र ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। पिछवाड़े के हिस्से में पहुंचकर शिखा दीवार के साथ लेटकर सरकते हुए आगे बढ़ी और अंधेरे में बेहद सुरक्षित ओट में खुद को छिपाकर चारों तरफ निगाहें घुमाने लगी। गहरे अंधेरे के कारण उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त होती जा रही थी। 2-3 मिनट बीत गए, फिर कुछ भी न हुआ। हैरान सी हुई शिखा की एकाएक कुछ भी शुरू होने से पहले ही शांति छा गई। अब कोई फायर नहीं। आखिरकार उसकी निगाह पेड़ों के झुरमुटों पर जा टिकी। यह सारी जगह उसने देख रखी थी। जानती थी कि पेड़ों के झुरमुटों के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैटाडोर वैन को छिपाया जा सके। मतलब कि वैन इन्हीं पेड़ों के झुरमुटों के बीच में है। साथ ही उसके जहन में कुछ मिनट पहले का वक्त घूमने लगा, जब वह सिकंदरानाथ के साथ मंदिर में बैठी थी। तब उसके मस्तिष्क में इंजन स्टार्ट होने की मध्यम मध्यम सी आवाज़ कई बार टकराई थी। तब उसने यही सोचा था कि इंजन की आवाज़ सामने पुष्कर रोड से आ रही है।
परंतु अब उसे एहसास होने लगा था कि इंजन के थरथराने की आवाज़ मंदिर के पीछे से आई थी, यानी कि कोई वैन स्टार्ट करने की चेष्टा में है, यानी कोई वैन के भीतर ही है। शिखा की आंखों में चमक आ गई, होठ भिंच गए। रिवॉल्वर पकड़े उसने वहीं डटे रहने का निश्चय किया। आखिर जो भी होगा देर सवेर सामने तो आएगा ही। 70 करोड़ का सोना वह अपना बनाकर रहेगी, यह शिखा मेहता का दृढ़ फैसला था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।